नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद की 100% व्याख्या करेंगे। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि इस कविता को हमने 2 भागों में बांटा है। आधे भाग की 100% व्याख्या हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं और शेष बची हुई जो कविता है उसकी व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बरसात के साथ साथ कवि को अपने घर की याद आ रही है, अपने भाई बहनों की याद आ रही है, अपने पिता की याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है और उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्यकलाप हैं उनकी याद आ रही है। साथ में उन्होंने बताया भी है कि उनके पिताजी नियमित व्यायाम करते हैं और जैसे ही वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि उनका 5वां बेटा जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो दुखी हो गए होंगे, रोने लगे होंगे। पिताजी का मेरे प्रति, कवि कहते हैं कि मेरे प्रति विशेष स्नेह रहा है और मुझे अपने सभी भाइयों में सुहागा कहते आए हैं और उन्हीं को याद करके वो रोने लगे होंगे। अब इससे आगे आगे फिर माँ ने पिता को समझाते हुए कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। और जब माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा तो उन्होंने स्वयं कितना बड़ा दुख सहा होगा, उनकी आंखों से भी आंसू आ गए होंगे। आंखों में किस लिए पानी, माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी क्यों है, आप किस लिए रो रहे हैं, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी कवि भवानी प्रसाद मिश्र, वहाँ का मतलब जेल में। माँ ने कहा होगा कि आप परेशान ना होइए, दुखी ना होइए, वहाँ भवानी प्रसाद जो हमारा बेटा भवानी है वो जेल में अच्छी प्रकार होगा, कुशलतापूर्वक होगा। माँ की जो ममता है उसका प्रभाव यहाँ पर कवि ने दिखाया है। उसके बाद पिताजी ने भी कुछ और बात सोची होगी, लेकिन माँ उनको आगे समझाते हुए कहती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, माँ कहती है कि आपका जो मन था, आप जैसा चाहते थे उसने वैसा ही किया, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो देश प्रेम से जुड़ा हुआ है, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला है। और भवानी प्रसाद मिश्र ने भी आपके उसी मन को, उसी भाव को समझा, इसलिए उसने ऐसा किया। और अपनापन समझकर, और उस देशभक्ति को, आपके द्वारा जो विचार आपके मन में उठाए गए उनको अपना समझकर गया है सो ठीक ही है। वह कारावास में गया है, उसने इस तरह का जो रास्ता चुना है वो ठीक ही है, उचित है। यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब परंपरा, आपके परिवार की जो परंपरा है वो यही रही है कि आपका पूरा का पूरा परिवार जो है वो देशभक्ति में लगा हुआ है और इसी परंपरा को निभाने के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने भी जेल का रास्ता अपनाया, उन्होंने भी उसी परंपरा को अपनाया। तो यहाँ माँ ने पिता को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि देश के लिए बलिदान देने की उनकी जो परंपरा है वो टूटने न पाए, छिन्न न होने पाए, यही सोचकर जो कवि हैं वो कारावास में गए हैं, जेल में गए हैं। और माँ ने पिताजी को इस प्रकार से ढांढस बंधाया होगा, धीर बंधाया होगा। माँ ने पिताजी को आगे समझाते हुए कहा, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ ने पिताजी को कहा कि यदि वो पीछे पाँव हटाता, यदि वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता, अगर वो पीठ दिखाकर भागता तो क्या होता, कोख को मेरी लजाता, मेरी कोख को लजाता, मेरी दूध को लज्जित कर देता, मुझे अपमानित कर देता कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है। इसलिए वो देश के सम्मान की रक्षा के लिए कारावास में गया है, जेल में गया है,
तो उसने एक गर्व का काम किया है, उसने हमारे सिर को ऊंचा उठाया है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ अब पिताजी को समझाते हुए कहती हैं, ढांढस देते हुए कहती है कि आप इस तरह से अपना धैर्य खोकर रो मत, कच्चे मत हो, अपना धीरज मत छोड़ो। यदि आप इस तरह से भावुक होकर रोने लगेंगे, अपना धैर्य खोकर रोने लगेंगे, तो आपको देखकर जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ रोने लगेंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा, वो भी आपके साथ साथ आंखों में पानी ले आएंगे। जब कवि की माँ ने कवि के पिता को ढांढस बंधाया, धीरज दिलाया, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सा होगा काम, मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने पिताजी को समझाया होगा तो पिताजी कह रहे हो कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सा होगा। जब पिताजी ने ये कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही अपना धैर्य खो रहा हूँ, तो उन्होंने कितना दुख सहन किया होगा। उन्होंने अपने दुख को, अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास किया होगा। यहाँ पिताजी की जो सहन शक्ति है उसका वर्णन कवि ने किया है कि जब पिताजी ने माँ के प्रश्न का उत्तर दिया होगा तो उन्होंने कितना दुख सहा होगा, उन्होंने अपने आप को कितना संयमित किया होगा, अपने दुख को छुपाने का प्रयास किया होगा। आगे कवि ने सावन को संबोधित करते हुए उसको अपना संदेशवाहक बनाकर भेजते हुए कहा है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। हे मेरे हरे भरे सजीले सावन, तुम मुझे मेरे पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए हो, तुम बहुत ही पवित्र हो, तुम पुण्य हो, पवित्र हो और पूरी तरह से सजे धजे हो। तुम्हारा जो स्वरूप है बड़ा ही स्वच्छ निर्मल है। तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे कितनी ही बरसात कर लो, तुम चाहे जी भर कर कितना ही बरस लो, कितनी मूसलाधार बरसात कर लो, कितना ही पानी बिखेर दो, लेकिन वे न बरसे। वे का मतलब माता पिता, घर के जो सदस्य हैं वो किसी भी तरह से रोए नहीं। बरसने का मतलब रोना, वो किसी भी तरह से मुझे याद करके दुखी ना हो और दुखी होकर रोए नहीं, किसी भी तरह से उनको रोना न आए। पांचवें को वे न तरसे, और ऐसा काम करो कि पांचवें को, पांचवा अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं उनको याद करके उनसे मिलने के लिए वे तरसे नहीं, बेचैन न हों। अर्थात कवि कहता है कि मैं जेल में हूँ, उनसे मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे याद करके मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो भी ना रोएं। कवि सावन को आगे कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सभी रस है। कवि सावन को कहते हैं कि उन्हें कहना कि मैं मज़े में हूँ, मैं किसी भी तरह से परेशान नहीं हूँ, मुझे खूब यहाँ पर मौज मस्ती मिल रही है। घर नहीं हूँ बस यही है, बस एक यही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, एक यही कमी खल रही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, वैसे मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन ये जो बस है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। केवल एक बस का अर्थ है केवल और दूसरे बस का अर्थ है व्यवस्था, किसी भी बात की पराकाष्ठा होना। तो यहाँ पर जो कवि की व्यवस्था है वो उसकी पराकाष्ठा है, और कहता है कि ये बहुत बड़े बस है, बहुत बड़ी व्याकुलता है, बेचैनी है, व्यवस्था है, इसी बस से सब विरस है, और इसी व्यवस्था के कारण सब कुछ निरस लगता है, रसहीन लग रहा है। ये सब मेरे माता पिता से कभी मत कहना कि मैं इस तरह से वहाँ पर विवश हूँ, बेचैन हूँ, कभी इस प्रकार की बातें कभी उसको सावन को संबोधित करके अभिव्यक्त कर रहा है। आगे कवि अपने माता पिता के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, उनसे उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि जो मेरी व्यवस्था है उस व्यवस्था को वहाँ पर मत कहना, उसका बखान मत करना कि मैं वहाँ पर विवश हूँ,
उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देते रहना, उनका ढांढस बंधाना, उनका हौसला बढ़ाना। और क्या कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें ये कहना कि मैं अपना कभी कर्म जो है वो नियमित रूप से कर रहा हूँ। अपने लिखने का जो काम है, मैंने अपना जो लेखन कार्य है वो लगातार बनाए रखा है, उसको रोका नहीं है। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और साथ में उन्हें ये भी कहना कि मैं यहाँ पर पढ़ता भी हूँ, अपना पढ़ाई का भी जो काम है वो काम मैं नियमित रूप से करता रहता हूँ। मैंने अपने काम में निरंतरता बनाए रखी है, उसको रोका नहीं है। कवि संदेश में आगे कहते हैं, उनकी काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। घर जाकर कहना कि मैं वहाँ पर काम करता रहता हूँ, ये नहीं कि मैं एक तरफ उदासीन होकर बैठा रहता हूँ, किसी प्रकार के काम में हिस्सेदारी नहीं लेता। मैं जो भी काम मिलता है उसको ईमानदारी से करता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और इतना ही नहीं, अपने वंश का, अपने परिवार का जो नाम है उसको भी मैं रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और उन्हें ये कहना कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मुझे चाहते हैं, सभी मुझे पसंद करते हैं, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ। मत करो कुछ शौक कहना। और हे सावन, तुम उन्हें जाकर कहना कि वे मेरे दूर होने का किसी भी तरह से कोई दुख न करे। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और अपना जीवन बड़े मज़े से जी रहा हूँ। और कहना, मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहते हैं कि और जाकर वहाँ पर अपने मेरी कुशलता का जो संदेश है वो इस प्रकार से देना कि मैं वहाँ पर मस्त हूँ, मस्त मौलद स्वभाव में अपना जीवन, मस्ती में अपना जीवन जी रहा हूँ। काटने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं सूत काटने में, चरखा चलाने में व्यस्त रहता हूँ, अपने आप को लगाए रहता हूँ। गांधी जी ने जो परंपरा चलाई थी उस परंपरा को मैं पूरी निष्ठा से निभा रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा। और कहना कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और मेरा वज़न जो है वो 70 किलो है, 70 किलो लगभग वज़न हो गया, 70 शेर मेरा वज़न हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं पेट भर कर बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। ढेर मेरा, ढेर माने बहुत ज़्यादा, मैं भोजन भी करता हूँ। जब मैं अच्छा खाता हूँ तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, और मेरा जो वज़न है वो भी बढ़कर 70 शेर हो गया है। कवि आगे संदेश दे रहे हैं, कहते हैं कि कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मत मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है कि वहाँ जाके कहना कि मैं खूब खेलता कूदता हूँ, और जो भी मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई मिलती है उसको मैं डट कर उसका मुकाबला करता हूँ। मैं किसी भी दुख का सामना करने में समर्थ हूँ। ये नहीं कि मैं किसी भी दुख, छोटे से दुख के आगे भी अपने घुटने टेक दूँ, ऐसा नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और उन्हें ये कहना कि मैं पूरी तरह से मस्ती में अपना जीवन जीता रहता हूँ। उन्हें ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त हूँ का मतलब उदास हूँ, निरसता का जीवन जीने लगा हूँ, मुझे हर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सारहीन लगती है, ऐसा मत कहना। आगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने वास्तविकता को छुपाने के लिए आग्रह करते हुए सावन को संदेश के माध्यम से कह रहे हैं कि हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि अपनी वास्तविकता छुपाते हुए सावन को संदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि जो वास्तविकता है वो जाकर वहाँ पर मत बताना। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। हम पहले दूसरी पंक्ति लेते हैं कि जैसा है, जैसा यहाँ पर वातावरण है, जैसा यहाँ पर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, वैसा मत कहना। उस तरह की बातें जाकर घर पर मत बताना। जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको जाकर घर पर मत बताना। कहने देना जागता हूँ, ये मत कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मैं इतना व्याकुल रहता हूँ कि मैं रात भर जागता रहता हूँ। मैं जो मानसिक यातनाएं मेरी बढ़ती जा रही हैं उनके कारण मुझे नींद नहीं आती है। आदमी से भागता हूँ, और साथ में यहाँ पर जितने भी आदमी हैं किसी से भी मैं नहीं मिलता हूँ। कोई भी मेरे पास आता है
तो मैं उससे किनारा करके दूर बैठ जाता हूँ, किसी से भी नहीं मिलता हूँ, एकाकी जीवन जी रहा हूँ। कवि यहाँ पर अपनी वास्तविकता घर वालों से छुपाने की बात कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि कहने देना मौन हूँ मैं, यूं खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ वक्त न देना, उन्हें कोई शक न देना। कहते हैं कि उन्हें ये मत कह देना कि मैं मौन रहता हूँ, चुप रहता हूँ, किसी से बातचीत भी नहीं करता हूँ, किसी से बोलता नहीं हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ कि आदमी से डर कर दूर भागता हूँ और किसी भी आदमी से, किसी व्यक्ति से मैं बातचीत नहीं करता हूँ, सदैव चुप रहता हूँ, मौन धारण कर किए हुए रहता हूँ, खुद न समझो कौन हूँ मैं। और मैं इतने मानसिक यातनाओं को झेल रहा हूँ, तरह तरह की जो मुझे यातनाएं दी जा रही हैं, मैं उनसे इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि अब मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, स्वयं की समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का ही भान नहीं हो पा रहा है, मैं अपने अस्तित्व को ही भूलने लगा हूँ। देखना कुछ बक न देना, और हे सावन देखना वहाँ जाकर कोई अनर्गल बात मत कह देना, कोई ऐसी बात मत कह देना कि उन्हें कोई शक हो जाए, किसी प्रकार से उनको इस बात का शक हो जाए कि उनका जो बेटा है, उनका जो भाई है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा यातनाएं झेल रहा है और वो एक तरह से विक्षिप्त सा हो गया है, ऐसा मुझको जाकर मत कहना। कवि अपने घर वालों से अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंत में सावन को संबोधित करके यही कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे मेरे हरे भरे सजीले सावन, तुम मुझे मेरे पुण्य पवित्र कर्मों से प्राप्त हुए हो, तुम हमेशा सजे धजे रहते हो, बहुत ही पवित्र रहते हो, तुम चाहे कितनी ही बरसात कर लो, तुम चाहे कितना ही बरस लो, लेकिन मेरे घर का एक भी सदस्य मुझे याद करके रोए नहीं। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, पर मेरे घर के किसी भी सदस्य का रोना मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। पांचवें को वे न तरसें, और जो मेरे माता पिता हैं उनकी आंखों में आंसू न आए, वे अपने चारों पुत्रों में खुश रहें और मुझे पांचवें को वो याद ना करें, उन्हें अपने पांचवें पुत्र के लिए तरसना न पड़े, उनको अपने पांचवें पुत्र की कमी का आभास ना हो। इस तरह से यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन को अपना संदेशवाहक बनाकर ये कविता लिखी, घर की याद। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। बच्चों, अगली वीडियो में हम इस कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। साथ में हमारी जो अन्य वीडियो आएंगी उनमें हम आगे की कविताओं की सह प्रश्न व्याख्या और अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।